चलो आज डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। लास्ट क्लास बताया था कि करंट अकाउंट के बैलेंस 3 पार्ट में हमारे पास आता है, राइट। करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं चालू खाता अधिक्य, चालू खाते में घाटा और चालू खाते में संतुलन, राइट। अब करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। करंट अकाउंट में बेसिकली हम क्या शो करते हैं, एक्सपोर्ट को, है ना, एक्सपोर्ट को शो करते हैं और इंपोर्ट को शो करते हैं। एक्सपोर्ट किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, और इंपोर्ट किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है। और यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी हम इंक्लूड करते हैं। अभी मैं यूनिलैटरल ट्रांसफर को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता करंट अकाउंट को, तो वी कैन इग्नोर इट, राइट। वी ऑल नो दैट अगर हम दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, बताया था। और इंपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी में दूसरे कंट्री को पेमेंट करना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा, राइट। तो सरप्लस का मतलब यह है कि व्हेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आ ज्यादा रहा है और जा कम रहा है, उसी को हम कहेंगे करंट अकाउंट सरप्लस। लेकिन सोर्स क्या होना चाहिए, ये समझ में आ रही बात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सोर्स होना चाहिए। क्लियर है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैंने लास्ट क्लास बताया था कि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है तो हम इसको कहां शो करते हैं, क्रेडिट में, बताया था। और इंपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है तो हम कहां शो करते हैं इसको, डेबिट में। क्लियर है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन क्रेडिट आइटम्स इन अ करेंट अकाउंट इज मोर देन डेबिट आइटम्स इन अ करेंट अकाउंट इज कॉल्ड एज करेंट अकाउंट सरप्लस। समझ में आ रही बात। ओवरऑल अगर रियल मीनिंग पढ़ेंगे करंट अकाउंट सरप्लस का तो इसका रियल मीनिंग यह है कि आपने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है उस प्रोसेस में आपके पास पैसा ज्यादा आया है और पेमेंट आपने क्या किया है, कम किया है। क्लियर है। सेम करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से समझो। एक्सपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट को एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स and services is less than import of goods। import को M से डिनोट करते हैं, goods and services, ठीक है। तो इसे कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा जिसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और इंपोर्ट करने से करंट वो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा जिसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो डेबिट आइटम है वो मोर देन किससे है, क्रेडिट आइटम से। डेबिट आइटम मोर देन किससे है, क्रेडिट आइटम से। दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। इट मींस आपसे नेट पैसा गया है, आया कम है और गया ज्यादा है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट, तो इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप सपोज आपने एक्सपोर्ट किया 500 करोड़ का और इंपोर्ट किया 800 करोड़ का, 800 करोड़ का, तो 300 करोड़ आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है ना। क्या आरबीआई फॉरेन करेंसी को प्रिंट करती है अथॉरिटी प्रिंट करने का? नो, राइट। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है जिसको हम ऑफिशियल रिजर्व कहते हैं, जहां पर विदेशी करेंसी का भंडार होता है। तो जो 300 करोड़ आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, आरबीआई वो विदेशी मतलब फॉरेन
एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाल के पेमेंट करेगा, या अदरवाइज फॉरेन कंट्री से लोन लेकर के क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये नेट बोरोवर को शो करता है। किसको शो करता है? नेट बोरोवर्स को। इट शोज अ कंट्री इज अ नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। समझ में आ रही बात? अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट है, इट शोज नेट बोरोवर, दूसरे कंट्री से आप क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। और करेंट अकाउंट सरप्लस है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप दूसरे कंट्री को उधार दे सकते हो। तो ये शो करता है नेट लेंडर को, नेट लेंडर। ये क्या है? सिग्निफिकेंस है। ये आ रही बात समझ में? ये क्या है? सिग्निफिकेंस है। किसका? करेंट अकाउंट सरप्लस का, और ये करेंट अकाउंट डेफिसिट का। क्लियर है? एंड इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is equal to import of goods and services। ठीक है? जब गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल है, तो इट शोज दैट करेंट अकाउंट इज इन इक्विलिब्रियम। ना तो यहां पर नेट बोरोवर है कंट्री, और ना ही यहां पर नेट क्या है, लेंडर है। स्टार्ट क्लियर? राइट द डेफिनेशन ऑफ करेंट अकाउंट सरप्लस। वी कैन से दैट if we define current account surplus, current account surplus, तो it is that situation when debit items in current account is more than, sorry surplus है ना, is मोर देन नहीं होगा, इज लेस देन क्रेडिट आइटम्स ऑफ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है? it is that situation when debit items in current account is less than the credit items in current account. In other words, current account surplus arises when export of goods and services is more than that import of goods and services। ठीक है? तो ये वो सिचुएशन है जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट से क्या है, ज्यादा है। और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट शोज दैट अ कंट्री इज नेट लेंडर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर आपके पास करंट अकाउंट सरप्लस है तो आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए क्या होंगे? नेट लेंडर होंगे। मतलब यू विल केपेबल टू लेंड द फॉरेन करेंसी टू द अदर कंट्रीज, राइट?
तो दिस आर द दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करेंट अकाउंट सरप्लस। लिखिए भाई, ओके इधर ध्यान दो। अब अगर हम करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो क्या बताया मैंने यहां पर कि लेस के जगह क्या हो जाएगा मोर, और मोर के जगह क्या हो जाएगा लेस, एंड कंट्री विल बी नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक पेपर में क्वेश्चन आता है इससे कि अगर किसी भी कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, तो क्या ये सही सिचुएशन है कंट्री का? इट इज अ कॉज ऑफ अलार्म। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को जगने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, अगर इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो क्या ये कॉज ऑफ अलार्म है? तो आंसर होगा इसका, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट रेगुलर हो रहा है, रेगुलर मतलब एवरी ईयर हो रहा है, तो इट इज अ कॉज ऑफ अलार्म, राइट। कॉज ऑफ अलार्म का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर कंट्री को या गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करे। एक्चुअली क्या होता है, जब आपको करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो इट मींस ये हुआ कि आपकी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी जो है, वो ज्यादा से ज्यादा आप पेमेंट कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करने का मतलब है कि आपका जो रिजर्व है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और रिजर्व कम होने का मतलब है कि आप दूसरे कंट्री से क्या करोगे, बोरो करोगे। कैड का सिग्निफिकेंस बताया था अभी आपको कि ये शो करता है बोरोइंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो आप एवरी ईयर बोरो करेंगे, तो एवरी ईयर आपकी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉरेन डिपेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट अगर रेगुलर हो रहा है तो कॉज ऑफ अलार्म है, और अगर कभी कभी हो रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द टॉपिक इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का इतना ही पढ़ना है। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है। देखिए, अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें, मैंने पहले भी बताया था, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स all those transactions between residents of a country and rest of world which cause a change in assets or liability of a country और गवर्नमेंट। ठीक है, तो करेंट अकाउंट को हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो किसी कंट्री या गवर्नमेंट का क्या करता है, एसेट या लायबिलिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स जो है कंट्री के लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंट्री के एसेट्स को इंक्रीज करता है। या एफआईआई, ठीक है, ये भी कंट्री के एसेट्स को इंक्रीज करता है। एनआरआई डिपॉजिट्स, ये भी कंट्री के लायबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एटसेट्रा।
तो ये क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट। इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम किस में शो करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटीज को अफेक्ट करता है, ये एसेट्स को अफेक्ट करता है, ये लायबिलिटी को अफेक्ट करता है। समझ में आ रही बात? दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। अगर आता है विच साइड, लेंडिंग ऑल्सो, यहां पर फोर्थ में लेंडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। विच साइड, अगर फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग है, बोरो किया है आपने, तो बोरो किया है तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, ये बता दो। अगर आप किसी कंट्री से बोरो किया है तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो, इनफ्लो, तो क्रेडिट में आएगा। अब बोरोइंग लायबिलिटी को इंक्रीज करता है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? दूसरा, एफडीआई किस में रिकॉर्ड होगा? एफडीआई में भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, अगर फॉरेन कंट्री से हमारे पास एफडीआई आ रहा है तो ये भी आपका क्या आएगा, क्रेडिट साइड में। और किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एसेट्स को इंक्रीज कर रहा है। आप अगर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, योर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्रीज, तो उस कंडीशन में कंट्री का एसेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन आपका आपसे हाथ से पैसा गया तो डेबिट साइड में आया। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 3-4 आइटम्स दे देंगे और बोलेगा गिविंग रीजंस एंड टेल इन विच अकाउंट एंड विच साइड दीज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड, डेबिट और क्रेडिट, कैपिटल और करेंट अकाउंट। स्टार्ट क्लियर टू ऑल? तो आपको 2 चीजें समझना है। अगर एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट, और एक्सपोर्ट, जहां पर परचेज सेल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड है, बिना देखे वो सोच लेना करेंट अकाउंट में आएगा। सीधी सी बात है। कोई ऐसा इनकम जो रेगुलर नेचर का है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे कंट्री से बोरो किया 500 करोड़, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई कैपिटल अकाउंट में। लेकिन मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट का एक ही बार पे करना है या बार बार पे करना है? जब तक लोन है तब तक पे करूंगा ना, तो बार बार पे करना है, ये करंट अकाउंट में आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसको नोट करो।